हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे अनुभव क्लासेस पर। जैसा कि हम अपनी विगत क्लास में पढ़ चुके हैं, संसाधन एवं विकास उस अध्याय को हम पढ़ रहे थे और अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ेंगे। भू संसाधन। भू संसाधन क्या है? जैसा हमने संसाधनों में पढ़ा था, जैसे मृदा एक भू संसाधन है, कोयला एक संसाधन है, और ऐसे ही बहुत सी पृथ्वी पर पाए जाने वाली वस्तु, ये सभी क्या है? संसाधन है। तो हम आगे विगत जो हमने क्लासों में जो पढ़ा था उसको ध्यान में रखते हुए हम इस संसाधन को पढ़ने जा रहे हैं। जो कौन सा संसाधन है? भू संसाधन। तो हम देखते हैं भू संसाधन क्या है। भू संसाधन, हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। तो भू संसाधन कौन सा संसाधन होता है? पृथ्वी पर जितनी भी प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं वो एक भू संसाधन है। अर्थात हमारी भूमि पर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, जितने भी वस्तुएं पाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? भू संसाधन कहलाती हैं। और इसी भू संसाधन में हम मृदा को देखते हैं और भी अनेक चीज़ जो हमारी भूमि पर पाई जाती है। जैसे हम देख लेते हैं, वृक्षों को देख लेते हैं, तो ये भी क्या है? हमारी भूमि पर पाई जाएगी। लेकिन जो इस भूमि का उपयोग है उसके आधार पर हम इन संसाधनों को देखेंगे। तो जो भी हम भूमि पर जो क्रियाकलाप करते हैं, अर्थात जो भी कार्य करते हैं, इसका जिस भी कार्य में हम उपयोग लेते हैं, तो वो क्या किस काम में आ जाएगा? हमारे लिए भू संसाधन के उपयोग के लिए आ जाएगा। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है और भूमि के बिना कोई कार्य संभव नहीं। तो भूमि क्या है? एक महत्वपूर्ण कारक है। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर आधारित है। तो प्राकृतिक वनस्पति, जो प्रकृति में जो भी वनस्पति पाई जाती है, जिस प्रकार के हमें वृक्ष पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की खाद्यान्न वस्तुएं पाई जाती हैं। वन्य जीवन अर्थात वन जीवन, जितने प्रकार के हमें जानवर मिलते हैं, जैसे शेर, बाघ, रीछ वगैरह, ये सभी वन्य जीवन। मानव जीवन, मानव से संबंधित आर्थिक क्रियाएं, जो हम आर्थिक क्रिया करते हैं, रुपये पैसा कमाने की जो भी क्रियाएं होती हैं, वो कौन सी क्रिया कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। परिवहन अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो भी साधन है वो परिवहन कहलाते हैं। और संचार, जो भी ऑनलाइन हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या किसी को फ़ोन कर रहे हैं, तो वो क्या है? संचार व्यवस्था है, भूमि पर भी आधारित है। क्या है? भूमि पर भी आधारित है। तो ये सब हम कहाँ पर करते हैं? भूमि पर करते हैं। जैसे हमने प्राकृतिक वनस्पति देखी, तो ये हमें कहाँ मिलेंगी? भूमि पर मिलेंगी। वन्य जीवन, ये हमें भूमि पर मिलेगा। तो ये सभी क्या है? भू संसाधन के लिए एक भू संसाधन को जो एक प्रमुख कारक है, ये वे हैं। तो भूमि संसाधन को और आगे देखते हैं हम। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। अब भूमि क्या है? एक सीमित है। सीमित अर्थात इसकी एक सीमा है जहाँ तक हम इसको उपयोग कर सकते हैं। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्य के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। अब भूमि का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए? भूमि का उपयोग हमें योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भूमि क्या है? एक सीमित है। और सीमित क्षेत्र में हम अगर देखें, तो अगर हम अत्यधिक मात्रा में भूमि का उपयोग कर रहे हैं, तो हम किसके लिए भारत की जैसे भूमि देख लेते हैं, तो हम किसका उपयोग करते हैं? कृषि के उपयोग में भूमि का उपयोग लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? योजनाबद्ध तरीके से भू संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। और इसी प्रकार दूसरा पॉइंट देखेंगे हम। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भूमियाँ, भू आकृतिक जैसे पर्वताकार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। अब भूमि पर हमें कितने प्रकार की विभिन्न आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। अब भूमि पर अपन पर्वत भी देख सकते हैं, मैदान देख सकते हैं, खेत देख सकते हैं, खलिहान देख सकते हैं, अन्य द्वीप भी देख सकते हैं, महाद्वीप भी देख सकते हैं। तो ये क्या है? भूमि पर पाई जाने वाली आकृतियाँ हैं। हम जल भी देखते हैं, नदियाँ देखते हैं, तो ये क्या है? भूमि पर पाए जाने वाली आकृतियाँ हैं।
दूसरा, लगभग 43% भू क्षेत्र पर मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। अब लगभग कितने पर? 43% पर। कितने पर? 43% पर हम हमें क्या देखने को मिलता है? भू क्षेत्र देखने को मिलता है, मैदान देखने को मिलते हैं, और जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। अब इसी में 43% में हम क्या करेंगे? कृषि करेंगे, उद्योग स्थापित करेंगे, और अनेक बागान वगैरह ये सब क्या करेंगे? हम इस 43% जमीन पर ही कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? भूमि के लिए योजनाबद्ध तरीके से हमें एक नीति बनानी चाहिए, और उसके माध्यम से हमें भूमि का उपयोग करना चाहिए। तो ये क्या होगा? हमारे आर्थिक विकास के लिए सही साबित होगा, और इससे हमारा आर्थिक विकास बढ़ेगा। दूसरा हम देखेंगे, पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर है। अब पर्वत हमें पृथ्वी के कितने भू क्षेत्र पर देखते हैं? 30%। कितने प्रतिशत पर देखते हैं? 30% भाग पर हम इन पर्वतों को देखते हैं। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह की सुनिश्चित करते हैं। अब ये जो पर्वतों से हम देखते हैं, जैसे पर्वतों से, पहाड़ियों से ही हमें क्या देखने को मिलती है? नदियाँ देखने को मिलती है। ये पहाड़ी और पर्वतों से ही क्या निकलती हैं? नदियाँ निकलती हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है, और इसी प्रकार हम पर्वतों पर जाते हैं तो हमें अनेक पर्यटन क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जिन पर हम हमारी छुट्टियाँ बनाने के लिए जाते हैं, और परिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। अब परिस्थितिकी क्या है? मतलब हमारा जो सर्कल है, जो पर्यावरण सर्कल है, उसके लिए ये क्या है? आवश्यक है। परिस्थितिकी जैसे हम देख सकते हैं, वर्षा होती है, वर्षा से पानी आता है, और पानी के बाद वो नदी नालों की सहायता से समुद्र में जाता है, और समुद्र के द्वारा बाष्पोत्कर्षित होकर पुनः बादलों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये परिस्थितिकी देखते हैं हम। और जो पर्वत हमें कितने क्षेत्र में पाया जाता है? हमारे पृथ्वी के 30% क्षेत्र पर हम क्या देखने को मिलता है? पर्वत देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? पर्वत। और इन्हीं से हमें नदियाँ देखने को मिलती हैं, और अनेक पर्यटन स्थान देखने को मिलते हैं। ये हमारे भारत के जो 100% मान लेते हैं हम जमीन को पूरी को, और उस पर ही हमें क्या मिलते हैं? ये पर्वत जो कितने प्रतिशत पर देखने को मिलते हैं? 30% पर। और भू क्षेत्र हमें कितने पर देखने को मिलता है? 43% पर। तो ये हम किसी बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। अब पठार क्या होता है? तो इसको हम समझ लेते हैं। पहले हमने अनेक वोल्केनो, जो ज्वालामुखी देखे होंगे, और इन ज्वालामुखी से क्या निकलता है? इन ज्वालामुखी से अग्नि निकलती है। अग्नि जो पृथ्वी के अंदर से अपने आप में जो भी पदार्थ पृथ्वी के बाहर धरती पर लाती है, उसको क्या कर देती है? जमा देती है। पृथ्वी पर क्या कर देती है? जमा देती है। और कालांतर में क्या होता है? अनेक समय बीतने के बाद, जब 10 वर्ष, 20 वर्ष या 100 वर्ष बीतने के बाद क्या हो जाता है? वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है, और उसमें अनेक खनिज पदार्थों का निर्माण हो जाता है। तो जो कम ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है, जो किससे निर्माण हुआ हो? जो कठोर हो, और अनेक आग्नेय चट्टानों से बना हुआ हो, तो वो क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। तो ये हमें कितने क्षेत्र पर देखने को मिलता है? भारत की भूमि पर 27% क्षेत्र पर हमें पठार देखने को मिलता है। अब इसी प्रकार आगे देखेंगे, इसी क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। अब इसी क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलेगा? खनिज। जैसे मैंने बताया आपको, पठार में हमें क्या देखने को मिलता है? खनिज देखने को मिलता है। अनेक पदार्थ हमें इन पठारों के माध्यम से मिलते हैं, जो जमीन के अंदर से, हमारी पृथ्वी के अंदर से किसके रूप में बाहर निकलते हैं? अग्नि के रूप में बाहर निकलते हैं, और लावा के रूप में जम करके नहीं कठोर हो जाते हैं। जीवाश्म ईंधन जो कालांतर में, जो कई वर्षों पहले हमारी पृथ्वी के अनेक आपदाओं से जो पृथ्वी के नीचे दब गए थे, वो कालांतर में क्या होते हैं? पुनः पृथ्वी के बाहर आते हैं। किसके माध्यम से? अनेक क्रियाओं के माध्यम से। जो पृथ्वी के अंदर अनेक हलचल क्रिया होती हैं, उनके माध्यम से क्या होता है? ये जो जीवाश्म, ये खनिज पदार्थ, ये पठार, ये ज्वालामुखी जो क्या होता है, उनके माध्यम से ये खनिज पदार्थ बाहर आते हैं।
वनों का अपार संचय कोष, ये हमें किस में देखने को मिलता है, हमारे भारत देश के 27% क्षेत्र पर हमें ये सब देखने को मिलता है। अब हम एक डायग्राम से यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हमने देख लिया, हमें भू क्षेत्र कितने पर, जो कृषि के लिए है वो कितने पर, कृषि और उद्योग के लिए है वो 43% है। और जब हमने देखा कितने पर, 43% पर, तो ये क्या हो गया, मैदान हो गया हमारा, जो कितना है हमारे इंडिया के क्षेत्र पर, वो है हमारे 43%। और दूसरा हमने देखा पर्वत कितना है हमारे भारत की भूमि पर, 30%। और इसी प्रकार पठार हमारे क्या है, 27% है। तो ये सभी हमारे पृथ्वी पर देखने को मिलता है हमें। आगे देखेंगे दोस्तों, भूपयोग। भूपयोग से क्या तात्पर्य है, भूपयोग क्या होता है, तो भूमि का उपयोग क्या होता है, भूपयोग यानी भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, भूमि किन किन कामों में मनुष्य के काम आ सकती है, तो ये क्या हो गया, भू उपयोग हो गया। हम किस प्रकार से भूमि का उपयोग ले सकते हैं, कृषि के लिए उपयोग में ले सकते हैं, या फिर उद्योग के लिए उपयोग में ले सकते हैं, या फिर हम बागानों के लिए, खेतों के लिए, पार्क के लिए, या फिर किसी बिल्डिंग के लिए हम उपयोग में ले सकते हैं, तो वो क्या होगा, भूपयोग होगा। हम जिस प्रकार से हम इसका उपयोग करेंगे भूमि का, तो वो भूपयोग कहलाएगा। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जा सकता है। अब जो भू संसाधन है, भू क्या है, एक संसाधन है, भूमि हमारी संसाधन है, भू एक संसाधन मानी जाती है। तो इस पर क्या है, जो हम देखते हैं इसका क्या है, निम्न उद्देश्यों से, हमारा कोई भी उद्देश्य हो सकता है, हम बिल्डिंग भी बना सकते हैं, इस पर उद्योग भी लगा सकते हैं, कृषि भी कर सकते हैं, बागान भी लगा सकते हैं, तो ये हमारा एक उद्देश्य हो गया। तो हम भू संसाधन को किसी भी उद्देश्य के लिए क्या कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। पहला हम देखेंगे वन। वन हमारी पृथ्वी पर या हमारे भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में वन हमें देखने को मिलते हैं, तो ये वन के उपयोग में हम क्या कर सकते हैं, भूमि का उपयोग ले सकते हैं। तो वन हमें देखने को मिलते हैं, अन्य जो संरक्षण के लिए हमने वन संरक्षण अधिनियम वगैरह, ये जो पिछली क्लास में हमने देखा है, तो वनों को लगाने के लिए भूपयोग कर सकते हैं हम। दूसरा, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, तो जो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कैसी, जो बंजर है, जो कैसी है, कृषि नहीं हो सकती जिस पे, जो बंजर है वो कैसी कहलाएगी, कैसी भूमि कहलाएगी, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। तो इसी में हम दो पॉइंट है हमारे, पहला है बंजर तथा कृषि योग्य भूमि। अब कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में कैसी भूमि है, एक तो बंजर है और कृषि अयोग्य है, जिस पर हम क्या कर सकते हैं, ना तो खेती कर सकते हैं, तो वो कैसी है, बंजर भूमि है। दूसरी, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, तो ये कैसी गैर कृषि प्रयोजन, जो कृषि से हटकर, जैसे हम देख लेते हैं, हमने कोई बिल्डिंग बना ली, स्कूल बना ली, तो स्कूल बना ली, दुकान बना ली, या फिर कोई अस्पताल वगैरह और भी उद्योग लगा लिए, तो वो क्या हो गया, गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि। तो हम देख सकते हैं कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, एक भूमि को कौन सी भूमि में बांटा है हमने, पहली तो हमने वन भूमि में बांट लिया था, दूसरा हमने कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। तो इसको हमने दो भागों में देखा, पहला हमने देखा बंजर भूमि के रूप में, दूसरा गैर परंपरागत गैर कृषि कार्यों के लिए हम जो भूमि उपयोग में लेते हैं, तो वो भूमि हमने देख ली। जैसा हम देख सकते हैं, इमारत है, सड़क है, उद्योग, ये सभी कैसी होंगी, गैर कृषि प्रयोजन से लगी हुई, जो जिस उद्देश्य से हम काम लेते हैं, तो वो भूमि होती है ये। तीसरी हमारी है अन्य कृषि अयोग्य भूमि। कृषि अयोग्य भूमि जो कृषि के काम नहीं आ सकती, है तो सही भूमि, पर वो क्या है, खेती के कार्य में हम उसको नहीं ले सकते। तो पहली भूमि है हमारी स्थायी चारागाह, जो हम खुले मैदान देखते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के जो पेड़ पौधे वगैरह उग जाते हैं, तो उन पर क्या बन